आप देख रहे हैं जियो पॉलिनोमिक्स और मैं हूं संदीप भारद्वाज। गोल्ड वॉज मनी। गोल्ड ही पैसा था जब तक पेपर करेंसी नहीं प्रिंट होना शुरू हुए थे, और वो सबसे पहली बार यूएस डॉलर 1861 में ग्रीन बैक्स और द यूएस डॉलर वॉज प्रिंटेड। और उस समय से लेकर के आज तक आफ्टर 164 ईयर्स हमने देखा है कि हर साल पेपर करेंसी की वैल्यू घटती ही जाती है और परचेजिंग पावर कम होती जाती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें 1792 में चलना होगा, यूएस डॉलर की हिस्ट्री समझने के लिए, गोल्ड स्टैंडर्ड, और वहाँ से लेकर के आज तक क्या हुआ है। सेवनटीन 1792 में जब डॉलर बना तब उसकी बैकिंग गोल्ड और सिल्वर दोनों के साथ थी, और गोल्ड का जो रेशियो था सिल्वर के साथ वो 15x का था। तो जैसे एक यूनिट ऑफ गोल्ड है तो उसके सामने 15 यूनिट्स ऑफ सिल्वर रहेगा फॉर द वैल्यू ऑफ डॉलर। और इन्होंने $1 की वैल्यू फिक्स की 24 ग्राम 24 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। अगर सिल्वर नहीं तो गोल्ड के सामने 1.60 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, दैट वाज द वैल्यू ऑफ $1। और 1 ट्रॉय आउंस, जो कि एक मेजरमेंट यूनिट है यूएस में, हम लोग 10 ग्राम्स करते हैं, उनका 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 आउंस होता है। 1 आउंस इज इक्वल टू 31 ग्राम्स। सो उस समय जो वैल्यू फिक्स की गई 1 आउंस ऑफ गोल्ड की वो थी $20.67। अब इसके बाद 1861 में सिविल वॉर हो गया अमेरिका में, और उनका पूरा मॉनेटरी सिस्टम पे काफ़ी इफेक्ट आया। तो गोल्ड और सिल्वर की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम होने लग गई वहाँ पे। तो उन्होंने पहली बार यूएस डॉलर को प्रिंट किया। $150 मिलियन वो प्रिंटेड इन पेपर मनी इन 1862। ये पहली बार ऐसा हुआ। और उसके बाद वॉर के बाद जब चीज़ें नॉर्मल हुई तो 1879 में गोल्ड स्टैंडर्ड रिज्यूम हुआ, एंड द रेट वॉज मेंटेन्ड एट $20.67। तो अब देखिए, ये पहला वॉर हुआ डॉलर की फॉर्मेशन के बाद। थोड़ा सा अपहीवल हुआ, लेकिन गोल्ड की वैल्यू और डॉलर की वैल्यू सेम रही। इसके बाद 1907 में एक बैंकिंग पैनिक आया था अमेरिका में, और उससे कई बैंक बंद हुए। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें एक सेंट्रल बैंक की ज़रूरत है। तो फेडरल रिजर्व वॉज क्रिएटेड इन 1913, और उन्होंने ये मैंडेट दिया कि जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है उसकी जो बैकिंग होगी गोल्ड की वो 40% गोल्ड रिजर्व रखेंगे, और मिनिमम 25% होना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब देखिए हुआ क्या कि 1913 में तो फेडरल रिजर्व बना, उसके बाद तुरंत वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। अब उसमें लेट टुवर्ड्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, लाइक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, अमेरिका एंटर्ड द वॉर, और उस समय इन लोगों ने, फेडरल रिजर्व ने, बहुत मनी प्रिंटिंग की। सो इट रिंग्स अ बेल, राइट? मनी प्रिंटिंग क्या होती है वो आज हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हुआ क्या कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, और मनी सप्लाई जो थी वो 148% बढ़ गई। तो इन्फ्लेशन होने आने की वजह से चीज़ों का दाम डबल हो गया वॉर के टाइम पे, और इन लोगों ने इतने नोट छाप डाले, मच मोर देन द गोल्ड रिजर्व्स, कि उससे एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट बूम आ गया। तो ये आप पहली बार देखते हैं, ये डॉलर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि नोट छपने से बूम आया, एंड विच वी कैन रिलेट टू नाउ वेरी इजीली, क्योंकि आजकल हम लोग पिछले 30 साल से यही देख रहे हैं। अब हुआ क्या कि बूम तो आ गया, 1929 में क्रैश भी हो गया मार्केट। 5,000 बैंक बंद हो गए, डिफ्लेशन हो गया 1933 तक,
मतलब 25% डिफ्लेशन, हम लोग आज सोच भी नहीं सकते आज के टाइम पे कि डिफ्लेशन भी कोई चीज़ होती है। तो $100 की चीज़ जो थी वो $75 की हो गई। और इतने में हुआ क्या कि जो गोल्ड की बैकिंग इन्होंने 40% किया था 1913 में फेडरल रिजर्व ने, वो 1933 में आते आते 25% के भी नीचे चला गया। हो क्या रहा था कि बैंक्स जब बंद हो रहे थे तो लोग पैनिक करके डॉलर लेकर के वो बैंक में जाते थे और बोलते थे हमें गोल्ड दीजिए, क्योंकि डॉलर वाज बैक्ड बाय गोल्ड। तो ऐसे करने से अब इनके पास गोल्ड की बैकिंग तो कम थी, लोग ज़्यादा आकर के डॉलर वापस करके गोल्ड लेने गए, तो अब गोल्ड का ही सर्कुलेशन कम हो गया। सो दैट पोस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट वाज द फर्स्ट टाइम where there's scarcity of gold and the government was worried. चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। So before we move on to the next slide, आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि 1861 के पहले तक डॉलर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स में ही होता था। सो गोल्ड और सिल्वर ही पैसा था। 1862 में पेपर करेंसी आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसको हम समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जब गोल्ड की कमी हो गई तो यूएस गवर्नमेंट ने गोल्ड ही कॉन्फिस्केट करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक लॉ पास किया कि कोई गोल्ड रख नहीं सकता, एंड ऑल अमेरिकन्स वर फोर्स्ड टू गिव देयर गोल्ड टू द यूएस गवर्नमेंट, फिक्स एट द सेम रेट ऑफ $20.67। अब जब सारा गोल्ड लोगों का ले लिया तो उसके बाद एक 1934 में गोल्ड रिजर्व एक्ट आ गया और उन्होंने ओवरनाइट 59% डिवैल्यू कर दिया गोल्ड को। सो जो एक आउंस की वैल्यू $20.67 थी वो घट करके $35 पर आउंस हो गई। I mean, Americans felt cheated, but government can do what they want to do, right? तो ये आपको एक इंस्टेंस दिख रहा है कि कैसे कैसे धीरे धीरे अभी तक इनकी हिस्ट्री में 2 वॉर हुए और 2 वॉर में ही इनके गोल्ड स्टैंडर्ड की हालत खराब हो गई। इसके बाद शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक। इसमें भी आप बहुत सारे वर्ल्ड वॉर 2 की मूवीज आपने देखी होंगी कि अमेरिका वॉज ड्रैग्ड इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर द अटैक ऑन पर्ल हार्बर। अब इस समय भी इनका मॉनिटरी बेस, दैट इज मनी प्रिंटिंग, एक्सपैंडेड ड्रामेटिकली। अगेन दीज गाइज प्रिंटेड अ लॉट ऑफ मनी। 1944 में इन्होंने ब्रेटन वुड्स सिस्टम एस्टैब्लिश किया और उसमें यह कहा कि 1 ounce of gold will be valued at $35 और उसको कन्वर्टेबल कर दिया ओनली फॉर फॉरेन गवर्नमेंट्स। सो अमेरिकन को तो अलाउड ही नहीं था कि अपना डॉलर ले जाकर के आप गोल्ड ले लीजिए। इन्होंने कहा कि हम सिर्फ फॉरेन गवर्नमेंट जब आएंगे और जो भी डॉलर उनके पास होगा और वो जब वो वापस मांगेंगे तो हम उनको गोल्ड देंगे इसके बदले में। और उसके बाद फिर शुरू हुआ सिलसिला वॉर्स का। कोरियन वॉर हुआ 1950 में। ये मैं खाली आपको मेजर वॉर बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद कई वॉर हुए। मैं आपको पूरी एक लिस्ट दूंगा, लाइक 318 वॉर्स और मिलिट्री ऑपरेशंस दैट यूएस वाज इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉम 1945, दैट मीन्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू द प्रेजेंट डे। तो मैं आपको इसलिए वॉर के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ कि आप ध्यान रखिएगा कि वॉर ने किया क्या। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि वॉर, फिस्कल डेफिसिट, डॉलर की डिवैल्यूएशन और गोल्ड की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। सो वियतनाम वॉर भी हुआ। अब वियतनाम वॉर के टाइम पे ये हो गया कि 1964 में तो शुरू हो गया, फिर कई कंट्रीज ने आकर के अमेरिकन गवर्नमेंट को डॉलर्स वापस करना शुरू किया और फिर वही कहानी शुरू हो गई कि हमें गोल्ड दो,
क्योंकि लोगों को ये पता चल गया था कि ये लोग नोट बहुत ज़्यादा छाप रहे हैं और इनके पास इतने गोल्ड है नहीं जितना ये कह रहे हैं या जितना इनके पास होना चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर से वही हालत हो गई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। आप सोचिए 1970 तक ये हालत हो गई कि अगेन इट वाज द गोल्ड बैकिंग, गोल्ड रिजर्व केम डाउन बिलो 25%। 1968 में लंदन गोल्ड पूल कोलैप्स कर गया। लंदन गोल्ड पूल ये होता था कि कई कंट्रीज मिल करके गोल्ड की वैल्यू $35 पे मेंटेन करती थी। तो लोगों को लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड केम टू नो कि भाई ये अब गोल्ड की वैल्यू ये है नहीं, इससे ज़्यादा है, क्योंकि नोट ज़्यादा छप चुके हैं। सो 1968 और आज के टाइम पे 2025 history is repeating itself and we'll come to know how. So we'll move on to the next one. So 1971 में रिचर्ड निक्सन ने डॉलर की गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी कंप्लीटली खत्म कर दी। डॉलर गोल्ड रिजर्व करेंसी से फिएट करेंसी बन गया। फिएट करेंसी का यह मतलब होता है कि जिसकी कोई किसी से भी बैकिंग ना हो। दुनिया की सारी पेपर करेंसीज आर फिएट करेंसीज। नाउ द इशू इज कि सारी फिएट करेंसीज सिर्फ कॉन्फिडेंस पे चलती हैं। तो बेसिकली आपको ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होएगा तो ही कॉन्फिडेंस रहेगा किसी भी गवर्नमेंट में कि वो अपनी इकोनॉमी को ठीक से चलाएंगे ताकि उनकी करेंसी का लेवल ठीक रहे। इसके बाद 1944 से 1971 तक डॉलर का जो स्टेटस था वो गोल्ड रिजर्व करेंसी था, लेकिन उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो फिर गोल्ड प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए बिकॉज कई सालों से उन्होंने प्रिंटिंग ज़्यादा की थी। उसका चार्ट हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से इम्पैक्ट हुआ। लेकिन बाकी कंट्रीज़ जो हमेशा डॉलर रखती थी, जिनको गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं थी, वो लोग भी डाइवर्सिफाई करना शुरू किए, गोल्ड लेना शुरू किए। लेकिन यूएस गवर्नमेंट बीइंग स्मार्ट, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें डॉलर का एक अलग तरीके से डिमांड क्रिएट करना होगा, क्योंकि पहले तो गोल्ड की वजह से डिमांड आता था। तो 1973-74 में उन्होंने सऊदी अरेबिया से एक पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड हुआ कि सऊदी अरेबिया उस समय वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, आज भी है, वो ऑयल की प्राइसिंग यूएस डॉलर्स में करेगा। तो एक तरीके से ये ग्लोबल नॉर्म बन गया कि किसी भी देश को ऑयल खरीदना होगा तो उसको यूएस डॉलर्स में ही खरीदना होगा। तो उससे ये हो गया कि एक जो रिक्वायरमेंट थी लोगों की, ऑयल तो सबको ज़रूरत है ऑयल की, लेकिन उस कारण सबको यूएस डॉलर अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व में रखना पड़ता था। और एक तरह से इस तरीके से डॉलर की एक डिमांड क्रिएट हुई ग्लोबली। 1999 में .com बबल हुआ जो 2000 में बर्स्ट किया। उस समय यूएस में इंटरेस्ट रेट 6.5% थे और एलन ग्रीनस्पैन फेड के चेयरमैन थे। वो इतना बड़ा बबल जब बर्स्ट हुआ तो स्टॉक मार्केट करीब 70-80% गिर गया था। और इसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट 6.5% से 1% एक साल के अंदर ही कम कर दिया। और मनी प्रिंटिंग जो थी वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स, द रेट ऑफ मनी प्रिंटिंग फॉर द नेक्स्ट 5-6 years was just incredible. So 2004, 5, 6, 7 तक इन लोगों ने खूब पैसे प्रिंट किए। इस मनी प्रिंटिंग से एक दूसरा बबल क्रिएट हुआ, द हाउसिंग बबल, which led to the crash of 2008. So एक .com बबल के बाद जो क्रैश आया उसको बचाने के लिए उन्होंने खूब पैसे छापे। उसकी वजह से एक दूसरा बबल क्रिएट किया, फिर एक क्रैश आया
और 2008 के बाद इन लोगों ने जिस लेवल से पैसा प्रिंट किया है, चाहे वो QE1 दैट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग 1, QE2, ऑपरेशन ट्विस्ट, QE3, अलग अलग नाम देते गए, बट बेसिकली ये मनी प्रिंटिंग के जैसे नए नए नाम थे। फिर आया पैंडेमिक, और कोविड के टाइम पे इन लोगों ने 2.2 ट्रिलियन का एक स्टिमुलस दिया, घर घर में पैसे पहुंचाए, फिस्कल डेफिसिट था उस बढ़ता ही चला गया इनका, और उसके बाद बेसिकली कोई लिमिट नहीं थी पैसे को प्रिंट करने के लिए। इसके बाद एक पिवट पॉइंट आया ग्लोबली। 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। उस वॉर के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने रशिया के $300 बिलियन जो थे वो यूरोप में रखे थे, उसको सीज कर लिया। उससे पूरा एक ग्लोबली जो एक शॉक लगा सबको, वो अनप्रेसिडेंटेड था। उसका ये इफेक्ट हुआ कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस था, जो ट्रस्ट था, जो हमने बताया था कि 1971 में निक्सन के टाइम पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होना चाहिए, वो यूएस डॉलर से बिल्कुल ही हट गया। लोगों को ये लगा कि रशिया जो एक न्यूक्लियर पावर है, वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है जिसके पास, उसका पैसा अगर ये सीज कर सकते हैं तो फिर अमेरिका किसी का भी पैसा सीज कर सकता है। तो उसके बाद से एक ट्रेंड ये इमर्ज हुआ कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने थोड़ा यूएस ट्रेजरीज जो खरीदते थे, यूएस बॉन्ड्स, उसकी परचेज कम की और गोल्ड की परचेजेस बढ़ा दी, और साथ ही साथ जीरो इंटरेस्ट रेट जो था यूएस का उस समय 2022 से वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। वो आज के टाइम पे करीब 4.5-5% के आसपास है। और एक और चीज हुई जो 2024 में जून में जो पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट था सऊदी अरेबिया के साथ, वो उसका टाइम ओवर हो गया, वो एक्सपायर कर गया। उसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने ऑयल बाकी करेंसीज में बेचना शुरू किया, लाइक चाइनीज युआन। सो द नीड फॉर डॉलर्स टू बाय ऑयल डिडंट एग्जिस्ट। और इसके पहले से भी कई सारे देश आपस में ट्रेड करना शुरू कर दिए थे, मोस्टली आफ्टर 2008 क्राइसिस, क्योंकि 2008 के बाद 2011 तक इनके यहाँ बहुत बड़ी क्रेडिट क्राइसिस थी। तो लेकिन जो पिवट पॉइंट था वो था आपका रशिया यूक्रेन वॉर का, और उसी टाइम से गोल्ड में एक बहुत बड़ा अपटिक देखने को मिला हमको। एक चीज और देखने को हुआ कि जो यूएस का जो डेफिसिट था वो आज के टाइम पे $37 ट्रिलियन है। 2022 में वो ऑन एवरेज 2% इंटरेस्ट रेट था, क्योंकि 0% इंटरेस्ट रेट पर थी, लेकिन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जैसे 30 ईयर बॉन्ड्स हो गए वो फिर भी 2% के आसपास थे, और इनका एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट भी था। तो वो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो वो आज के टाइम पे वो इंटरेस्ट रेट करीब 4% हो चुका है। सो जो वो लोग जो इंटरेस्ट पे करते हैं अपने डेट पे, जो लोन ले रखा है पूरी दुनिया से, वो डबल हो गया। वो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन है, और इनका डिफेंस स्पेंडिंग भी $1 ट्रिलियन है। सो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि कोई भी देश का जब इंटरेस्ट पेमेंट स्टार्ट्स एक्सीडिंग द डिफेंस बजट, दैट्स द टाइम द कंट्रीज डिफॉल्ट। लेकिन अमेरिका के साथ डिफॉल्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट कर सकते हैं। उनका एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी स्टेटस है, नॉट गोल्ड रिजर्व बट रिजर्व। सो रिजर्व करेंसी स्टेटस में करीब 4 करेंसीज थी अभी तक। स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, आपका जापानीज येन, यूरो और यूएस डॉलर। 5वीं करेंसी आजकल चाइनीज युआन भी हो गई है। सो बेसिकली इन चारों देश के पास ये एक सुविधा है कि उनका इंक, उनका प्रिंटिंग प्रेस और उनका पेपर कुछ यूनिक है, वो चाहे जितना भी प्रिंट कर सकते हैं। बाकी देश नहीं कर पाते हैं क्योंकि रिजर्व स्टेटस नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब एक कंट्री होल्ड करती है तो ये 4 करेंसीज में लोग जनरली होल्ड करते हैं, इसलिए इनके बाय डिफॉल्ट इनके पास ये पावर है कि वो जितना मन चाहे उतना प्रिंट कर सकते हैं।
हुआ ये है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापानीज येन, स्टर्लिंग, यूके गवर्नमेंट और यूरोजोन, इन ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको जितनी मर्जी आए सब एक साथ प्रिंट करके बैठे हुए हैं। तो ये एक दूसरे के रिलेटिव में जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ट्रेड होता है तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हुआ क्या कि सारे फिएट करेंसीज का यही हाल है। अब इंडियन रुपी है वो शुरू से डिप्रिशिएट करता जा रहा है, राइट फ्रॉम 1947। हमारा मेजर एक ओवरनाइट मोर देन 50% डिप्रिसिएशन हुआ था 1966 में, और उसके बाद से मेरे पास 1973 से चार्ट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट इंडियन करेंसी तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में भी गिरती जा रही है। तो जब ये रिलेटिवली ये सब करेंसीज वीक हो रही हैं तो इसको कहा जाता है डीबेसमेंट। डीबेसमेंट मींस एक बेस था फिएट करेंसीज का, जो बेस खिसकता जा रहा है, वो नीचे की तरफ वैल्यू कम होती जा रही है उसकी, इसी को डीबेसमेंट कहा जाता है। लेकिन इस किसके रिलेटिव में हो रहा है? हम अगर कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे भाई? सारी करेंसीज ही तो घटती जा रही है। तो खाली एक यूनिवर्सल कंपैरिजन है वो गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड का स्टेटस मनी पहले भी था, हजारों साल से है, और आगे आने वाले भी टाइम में हमेशा गोल्ड का ही एक यूनिक स्टेटस बना रहेगा। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस को हो क्या रहा है। इसके बाद हमने सबसे पहले जब बताया था तो सिविल वॉर के बारे में 1861 का, तो उसमें वॉर का एक बहुत बड़ा रोल हमने बताया था। वो आपको एक डेटा बताएंगे हम कि 1945 और आज तक, टुडे इज लाइक 5 अक्टूबर 2025 तक का जो डेटा है, उसको देख करके किसी के भी होश उड़ जाएंगे। ये देखिए, total number of military operations in the last 80 years is 318. This includes everything. अब कोवर्ट ऑपरेशंस हैं वो नोन है, और कितने अननोन कोवर्ट ऑपरेशंस हैं वो तो अभी तक हमें नहीं पता है। लेकिन हैविंग दिस काउंट, आप सोचिए हर 3 महीने में ऑन एवरेज फॉर द लास्ट 80 years देयर हैज बीन वन मिलिट्री ऑपरेशन। तो इसका क्या रिलेशन है यूएस फिस्कल डेफिसिट के साथ? अभी जो रन रेट है, करंट रन रेट ऑफ दिस डेकेड फ्रॉम 2020 से इज द हाईएस्ट रन रेट कंपेयर टू एवरी 10 years प्रीसीडिंग 10 years। ये आप देख सकते हैं कि ऑपरेशंस पर डिकेड टाइमलाइन 1940 से कितने ऑपरेशंस हुए, ये 20 यहाँ पीक किया था 1950 टू 1960 से। अभी आप देखेंगे कि लास्ट 2010 से 2020 तक ये पोर्शन जो है, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस मिडवे। सो जब से डॉलर का जो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ है 1971 में, तब से आप देखिए क्या ग्रोथ आया है। एवरी 10 years देयर हैज बीन अ मैसिव ग्रोथ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो हम लोग इक्विटी मार्केट्स में बोलते हैं, वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज इनक्रेडिबल। सो हु बेनिफिट्स फ्रॉम दिस इज द यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अब इसका क्या असर पड़ता है, वॉर्स का क्या असर पड़ता है? हमने एक एविडेंस आपको दिया था पहले, आपको याद होगा 1861 में, फिर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ने क्या हालत कर दी थी अमेरिका की, और इतने सारे मिलिट्री ऑपरेशंस ने आज यूएस की जो एक डेट लेवल है वो कहाँ पे लाके खड़ा किया है। ठीक है, उनके भी कई इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं, पैसा वहाँ भी गया है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्पेंडिंग इज नाउ गोइंग टू डिफेंस, and the increase in defense spending or operations or military aid to other countries has increased dramatically after the gold standard was withdrawn. जब से इनको ये हो गया है कि आपको जितना मन है उतना प्रिंट कर सकते हैं, तब से देखिए ये ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड। अब इसको क्यूमुलेटिव करके करेंगे तो ये एक चार्ट बनता है ग्रोथ रेट का, टोटल ऐड करते जाएंगे, एक 10 years का ऐड किया, फिर उसके 10 years का ऐड किया, इस तरह से ये नंबर आता है आपका।
नाउ मिलिट्री ऑपरेशंस वर्सेस फिस्कल डेफिसिट, इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर मेरे को मिला जो मैं आपके साथ यहां शेयर कर रहा हूं, यह है कोरिलेशन। सो इसका जो कोरिलेशन है वो है 95.3% यूएस का फिस्कल डेफिसिट एंड द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, एंड दिस इज फ्रॉम 1945। अब मैंने वही फिस्कल डेफिसिट को और मिलिट्री ऑपरेशंस को एक साथ चार्ट लगाया है। तो रेड वाला जो लाइन है वो है क्यूमुलेटिव मिलिट्री ऑपरेशंस जो इसके पहले हमने देखा था, और ये है फिस्कल डेफिसिट। सो लुक एट द कोरिलेशन, एज आई सेड बिफोर, इट्स 95%, बट आपको एक आइडिया पड़ता है कि ये इतने सारे नोट छापने का इनको एक ड्राइव, एक इंसेंटिव कहां से आता है? कहीं ना कहीं एक वॉर क्रिएट करके, हवा से भी वॉर क्रिएट कर देते हैं ये लोग। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि हु रूल्स अमेरिका? इज इट डेमोक्रेसी और द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इससे एक चीज आप देखिए कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को इन्होंने शुरू किया, करीब $50 बिलियन का आर्म्स दिया, आज का काउंट करीब $300 बिलियन एक्सीड कर चुका है। बट मजे की बात है कि यूक्रेन के पास एक भी डॉलर नहीं है देने को अमेरिका को, और ना ही उसने आज तक कोई $1 या $1 दिया है। तो फिर इतनी बड़ी फंडिंग और आर्म्स डील हो कैसे रही है? अमेरिका को आर्म्स देना है, वो क्या करता है कि वो एक्स नंबर से बोला कि मैं $50 बिलियन का मैं आपको आर्म्स दूंगा। पैसे अमेरिकन गवर्नमेंट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देती है अमेरिका में, और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स आर्म्स पहुंचा देते हैं और बिल फाड़ देते हैं यूक्रेन के नाम पे। तो डेबिट तो चढ़ गया यूक्रेन पे, वो कब पैसे देगा भी कि नहीं देगा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मिलिट्री स्पेंडिंग होनी चाहिए जो अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत खुशी से करती है। मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे मिल जाते हैं, पॉलिटिशियंस को जो इंसेंटिव्स मिलना होता है वो मिल जाते हैं, और सब खुश हैं। लेकिन सब खुश हैं क्या? बाकी दुनिया खुश नहीं है, क्योंकि डॉलर के ऊपर से जो भरोसा है वो उठता जा रहा है, और वो हमें गोल्ड बता रहा है। गोल्ड इज सेइंग लाउडली, वी जस्ट नीड टू हियर व्हाट इट्स सेइंग। नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा गोल्ड प्राइस वर्सेस यूएस क्यूमुलेटिव फिस्कल डेफिसिट। दिस इज फ्रॉम 1971। 1971 से लेकर के, आई मीन येलो लाइन इज गोल्ड लाइन और ये फिस्कल डेफिसिट है। यहां पे देखिएगा कि 2001 के आसपास गोल्ड लेवल वाज एट द लोएस्ट। यहां पे जब वो .com क्राइसिस आया और इन लोगों ने जो डॉलर्स छापने शुरू किए, जो एलन ग्रीनस्पैन ने 6.5% से 1% इंटरेस्ट रेट किया था, एंड द पेस ऑफ मनी प्रिंटिंग वाज द हाईएस्ट, उस बात वहाँ पे ये बॉटम बना था 2001 पे, करीब $250 का बॉटम था गोल्ड का, और उसके बाद से गोल्ड ने कभी पीछे नहीं देखा। लेकिन ये डेकेड भी बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे 1970 से 1980 का, जिसका हम आगे और डिस्कस करेंगे कि ये जो एक था गोल्ड में मेगा रैली आई थी फ्रॉम $35 जो एक फिक्स प्राइस था टू $870 इन अ बुल मार्केट ऑफ 9 years। वो हमारे एक कंपैरेटिव एनालिसिस से काम आएगा कि अब गोल्ड का प्राइस कहां जा सकता है। ये है ग्लोबल सेंट्रल बैंक गोल्ड होल्डिंग्स। ये लोएस्ट हो गई थी 2008 में, और जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है तो ग्लोबली सेंट्रल बैंक स्टार्टेड बाइंग मोर एंड मोर एंड मोर गोल्ड। ना ये तो एक चार्ट हो गया, डेटा हो गया आपको सोचने समझने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन है कि भाई ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं? वो फिएट करेंसीज प्रिंट करते हैं, एंड रिमेंबर फिएट करेंसी इज नथिंग बट इज बैक्ड बाय नथिंग एंड इज बैक्ड बाय प्रॉमिस ऑफ ईच गवर्नमेंट। तो अगर वो ही गोल्ड खरीदना शुरू कर देंगे तो व्हाट डज इट मीन? It means that they themselves don't believe in their currencies or any other currency, be it dollar. So 2008 के बाद से ग्लोबल सेंट्रल बैंक की गोल्ड होल्डिंग्स इंक्रीज ही होते गई है। तो हमारा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपका कितना विश्वास है अपनी करेंसी या किसी भी करेंसी पे?
जब नोट छापने वाली एंटिटी ही नहीं विश्वास करती है अपने ही नोट पे और उनको गोल्ड का सहारा लेना पड़ता है, तो फिर हम क्यों पीछे रहें और हम किसी पे क्यों भरोसा करते रहें? ये एक सोचने वाली बात है। इसके बाद देखेंगे कि यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स बाय कंट्री। चाइना एंड जापान यूज्ड टू होल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूएस डेट, ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरीज, लॉन्ग टर्म डेट। ये एक ट्रेंड देखेंगे हम। ये ब्लू वाला लाइन चाइना है, रेड जापान है। ये इनका ट्रेंड देखिएगा 2015-16 से इन लोगों ने जो यूएस, चाइना ने तो डंप ही करना शुरू कर दिया है। और चाइना की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गोल्ड इज नॉट अलाउड। वो 1 ग्राम सोना भी अपने देश से एक्सपोर्ट नहीं करते। एंड इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर। तो प्रोड्यूसर भी है नंबर 1 और इंपोर्टर भी नंबर 1 है। उनकी ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग्स इज 2300 टन्स, बट सम रिपोर्ट्स से दैट इट कुड बी एज हाई एज 10 टाइम्स। वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं उन लोग जितना उनके पास गोल्ड है। और अभी जितनी भी बाइंग हो रही है वो कहते हैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बाइंग ऑफिशियली उन लोगों ने डिक्लेयर किया है। इंडिया की आरबीआई ने भी काफ़ी गोल्ड खरीदा है। बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक। इसका क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने एक अलग एक गेम शुरू किया है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो हम चलिए अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में। इन्होंने क्या किया है कि गोल्ड वॉल्ट्स शुरू किए हैं। So Shanghai Gold Exchange is physically settled exchange. Now it is ये दुनिया का सिर्फ एक ही एक्सचेंज है जहां पे गोल्ड की बाइंग और सेलिंग जो होती है वो एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी में होती है। हमारे यहाँ जैसे इंडिया में MCX है या LBMA लंदन में है, कॉमेक्स है यूएस में, तो वहाँ पे जो फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं उसमें आपको अपना डिलीवरी इंटेंट देना पड़ता है कि हमें डिलीवरी देनी है या डिलीवरी लेनी है गोल्ड की। और जो नहीं करनी, जिसको नहीं लेना या देना होता है, वो फाइनेंशियली डिफरेंस सेटल कर लेता है। मान लीजिए 100 रुपये में लिया और 102 में बेचा, तो 2 रुपये का डिफरेंस जो है वो सेटल हो जाएगा बायर और सेलर के बीच में। बल्कि शंघाई में नहीं है ऐसा। शंघाई में अगर आपने बेचा है तो आपको उतना गोल्ड देना ही है फिजिकली, और जिसने खरीदा है उसको उतना फिजिकली गोल्ड लेना है। सो दैट मेक्स इट अ वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट। और शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में पिछले 1 साल से ज़्यादा से स्पॉट प्राइसेस आर एट प्रीमियम टू ग्लोबल फ्यूचर्स प्राइसेस। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, फ्यूचर्स हमेशा ऊपर रहते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट कंपोनेंट, और स्पॉट प्राइसेस जो कैश प्राइसेस होते हैं वो हमेशा नीचे होते हैं। लेकिन शंघाई में उल्टा चल रहा है, गोल्ड की इतनी डिमांड है। तो रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट। नाउ पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट में क्या हुआ कि जब एक्सपायर किया तो उनका जो एक्सेस पेट्रोल की जो ऑयल की जो अर्निंग्स थी सऊदी अरेबिया की और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के, उन लोगों को यूएस ट्रेजरी खरीदना होता था एक्सेस पैसे से। अब तो ऑयल में ऑयल यूएस डॉलर में तो ट्रेड हो नहीं रहा था, तो चाइना ने इसका एक ऑल्टरनेटिव बनाया। उन्होंने हांगकांग में एक गोल्ड वॉल्ट खोला है। ये गोल्ड वॉल्ट में आप गोल्ड डिपॉजिट कर सकते हो, उसके बदले में आप चाइनीज़ युआन ले सकते हो, या फिर चाइनीज़ युआन दे करके आप गोल्ड ले सकते हो। तो बेसिकली जो भी गोल्ड का ट्रांजैक्शन है वो युआन बेस्ड हो गया। और इनका प्लान है अभी कई जगह खोलने का। अभी सऊदी अरेबिया में बन रहा है इनका वॉल्ट। इनका प्लान है दुबई में खोलने का, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में खोलने का, सिंगापुर में खोलने का। सो एक सिचुएशन ये बन गई है कि जैसे सऊदी अरेबिया ने ऑयल बेचा चाइना को उनके, और युआन में बेच रहे हैं, तो उनके पास युआन आ गया। अब वो युआन का क्या करें, वो उनका अगर मन है कि हमें युआन नहीं रखना है, तो उनका जो गोल्ड वॉल्ट है सऊदी अरेबिया में, वो युआन लेकर के उस गोल्ड वॉल्ट में जाएंगे और कहेंगे हमें इतना गोल्ड दे दीजिए। तो वो युआन में ही सारे गोल्ड का ट्रांजैक्शंस हो जाएगा, और स्टोरेज करना है तो वो उसी वॉल्ट में स्टोर करेगा। तो इससे क्या हो गया कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। उन्हीं के देश में उनका गोल्ड वहाँ सुरक्षित है। आप देख सकते हो कि मेरा गोल्ड यहाँ पर है। अभी क्या है कि दुनिया के मोस्टली जो गोल्ड है वो या तो न्यूयॉर्क में है या लंदन में है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
यूएस ने तो सबके गोल्ड रख लिए थे, कहा कि भाई हमारे यहाँ सेफ रहेंगे, हम आपको कुछ इंटरेस्ट भी दे देंगे, और हमारा तो डॉलर वैसे भी गोल्ड से बैक्ड है। तो अब 2013 में बुंडेस बैंक, जर्मनी सेंट्रल बैंक, उन्होंने 1300 टन उनको कुछ लेकर के आना था गोल्ड को, उनको लाते लाते 2020 हो गया, 7 साल लग गए। अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टोर्स मोर देन 5000 टन्स ऑफ गोल्ड। अभी जो भी कंट्री का रिक्वेस्ट आ रहा है, किसी का भी रिक्वेस्ट आता है कि हमें गोल्ड विड्रॉ करना है, तो नॉर्म हैज बीन 14 डे नॉर्म, 14 दिन में इन लोग वापस कर देते थे गोल्ड। अभी ये लोग 2 महीने से ज़्यादा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, हमें फिजिकली ढूंढना पड़ता है कि आपका गोल्ड कहाँ है, और मैनुअली उठाना पड़ता है। अब जो कुछ भी रीज़न हो उनका कहने का, पॉइंट बीइंग कि कहीं ना कहीं गोल्ड की शॉर्टेज हो गई है। एंड इट इज़ नोन फैक्ट दैट दीज गाइज लीज गोल्ड। लीज मीन्स इन लोग लोन पे गोल्ड देते हैं। तो जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ मान लीजिए लंदन में, और मैं शॉर्ट हूँ गोल्ड में, मेरे पास डिलीवरी नहीं है, तो आई गो टू बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पे 1% मैंने ब्याज दिया साल का, और गोल्ड उठाया और डिलीवर कर दिया। सो आज तक जो था, ये कहते हैं कि ऑल दीज सेंट्रल बैंक, जो लोग होल्डर है यूएस का और इंग्लैंड का, ये लोग एक सप्रेस करके रखते थे गोल्ड के प्राइस को, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जब तक नीचे रहेगा तभी इनके करेंसी की वैल्यू रहेगी, यूएस स्टर्लिंग की या किसी की भी। तो एक कंसर्टेड एफर्ट था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ट्रेंड इमर्ज हुआ है पिछले 1 साल से, वो अब डिलीवरी बहुत मांग रहा है गोल्ड की। और वो जो डेटा है कॉमेक्स का, चाहे लंदन का डेटा हो, ये जो डिलीवरी जो भी बायर्स हैं वो मांग रहे हैं, वो सिस्टम के बाहर गोल्ड निकाल रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। मतलब आपको गोल्ड लेनी है तो गोल्ड बहुत भाई भारी होता है, जगह लगती है उसको, एक्सक्यूज मी। तो वो कहाँ रखेगा? वो नॉर्मली इन्हीं के वेयर हाउसेज में रखता था, जैसे कॉमिक्स के वेयर हाउस में रखेगा, यूएस के ईस्ट कोस्ट में इनके बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, या फिर लंदन में रखेगा। लेकिन वो कहीं लेकर के अपना कुछ वेयर हाउस नहीं बनाते थे। अब जितनी डिलीवरीज की डिमांड हो रही है, वो पूरे इकोसिस्टम से बाहर निकल जा रहा है गोल्ड। और जब इकोसिस्टम से गोल्ड बाहर निकल जाता है ना, तो वो कभी वापस नहीं आता है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि वो गोल्ड वैलिडेट किया जाता है, चेक किया जाता है, उसमें होल्स ड्रिल किए जाते हैं टू चेक करने के लिए कि गोल्ड सॉलिड अंदर तक है कि नहीं है। तो वो चेक हो करके जब इनके वेयर हाउसेज में रहता है, तो ठीक है, आप एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में मूव कर लीजिए, वो ठीक है, दैट्स अलाउड, यू कैन टेक दिस गोल्ड एंड सेल इट बैक इन द एक्सचेंज। लेकिन एक बार आपने गोल्ड बाहर निकाल लिया, तो उसको और आप वापस लाना चाहते हैं, तो उसकी फिर से चेकिंग होती है, वो फिर से ड्रिल किया जाएगा। और हिस्टोरिकली जो भी गोल्ड एक बार निकल चुका है किसी भी एक्सचेंज के इकोसिस्टम से, चाहे वो यूएस हो चाहे लंदन हो, वो गोल्ड कभी वापस नहीं आया आज तक। सो इतनी मैसिव डिलीवरीज डिमांड आ रही है गोल्ड और सिल्वर मार्केट में। सिल्वर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सिल्वर मार्केट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग देन गोल्ड। तो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डिलीवरी। और दूसरा एक है कि लीजिंग ऑफ गोल्ड। लीजिंग इज बेसिकली लोन पे देना, लेंडिंग करना। तो मैंने बताया जिस तरह की, जैसे मैं शॉर्ट करता हूँ, मैं 1% पे गोल्ड ले लेता था से LBMA से या फिर कॉमेक्स से। आज गोल्ड लीजिंग रेट इज इन एक्सेस ऑफ 5%। तो बेसिकली व्हाट इट डिनोट्स इज दैट गोल्ड इज इन बिग शॉर्टेज। इस गोल्ड की इतनी डिमांड हो गई, इतनी फिजिकल डिलीवरी उठ रही है कि इनके इन्वेंट्रीज जो हैं, इनके जो वेयर हाउसेज में जो गोल्ड रखे हुए थे, वो गोल्ड कम होना शुरू हो गया। सो गोल्ड का जो लेंडिंग रेट था वो 1% से 5% ऑलरेडी हो चुका है। Global gold prices are determined in dollars, so we need to focus back on the US dollar and the US deficit. US गवर्नमेंट की ऑन बैलेंस शीट जो डेट है वो है $37 ट्रिलियन का। अब ट्रिलियन डॉलर्स कितना होता है ये भी समझने वाली बात है कि $1 बिलियन जो होता है वो 9,000 करोड़ रुपीस होता है। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। दैट मीन्स $1 ट्रिलियन इज 9,000 करोड़, दैट इज 90 लाख करोड़, दैट इज $1 ट्रिलियन, जस्ट फॉर द रेफरेंस।
यूएस गवर्नमेंट के बजट साइज जो है वो है, टैक्स कलेक्शन इज $5 ट्रिलियन एंड द एक्सपेंडिचर इज $7 ट्रिलियन। तो कमाई है 5 ट्रिलियन की, खर्चा है 7 ट्रिलियन का, डेफिसिट 2 ट्रिलियन का। ना ये डेफिसिट जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट बॉन्ड से होती है, लोग ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करते हैं। यूएस गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ा डेफिसिट है, वो है ऑफ बैलेंस शीट, जिसको कहते हैं अनफंडेड लायबिलिटीज। अनफंडेड लायबिलिटीज वो हैं जिनका फ्यूचर में यूएस गवर्नमेंट को पेमेंट करना है और उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है इन द प्रेजेंट बजट, और फ्यूचर लायबिलिटीज का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है। वो सम टोटल होता है $90 ट्रिलियन का। ये डिटेल है। सो इसका ब्रेकडाउन है, सोशल सिक्योरिटी का कभी करीब $22 ट्रिलियन है, मेडिकेयर का $55 ट्रिलियन है, और टोटल अनफंडेड लाइबिलिटीज इज $90 ट्रिलियन। ना कुछ स्टडी ये भी बताती हैं डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेशन से कि ये 90 नहीं, $120 ट्रिलियन है, लेकिन हम लोग 90 ही कम ही मान के चलेंगे। सो $37 ट्रिलियन तो उनका बैलेंस शीट का डेफिसिट है, जो उन्होंने दुनिया भर से लोन ले रखा है, और ये हो गया 90। सो $127 ट्रिलियन का इनके ऊपर कर्जा है। $5 ट्रिलियन में इनको इकोनॉमी भी चलानी है, उसमें वॉर्स भी लड़ने हैं, और खर्चा इनका एक्सेस $2 ट्रिलियन भी हो जाता है। तो ये तो कोई भी देख करके ये नंबर बताएगा कि ये इनकी, क्या ये कभी भी लोन वापस कर पाएंगे? ये कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अब करेंगे क्या, और डॉलर का होगा क्या? इनका इसका एक ही तरीका है कि ये डीवैल्यू करेंगे। डीवैल्यू करने से इनका कर्जा कम हो जाएगा। अब डीवैल्यू अगर करते हैं तो उसका मतलब होगा क्या? क्योंकि लास्ट 50 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो कई कंट्रीज ने डीवैल्यू किया है करेंसी को, जब उनके यहाँ इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था। और उसका डेटा यह है, जैसे जिम्बाब्वे ने किया था, इन्होंने अपनी करेंसी से 10 जीरो निकाल दिए थे। टर्की ने तो 6 जीरो निकाल दी 2005 में। ब्राज़ील ने 18 जीरो निकाले 6 स्टेप में। तो ये सब डेटा देख करके तो वैसे भी डर लगता है कि डॉलर का होगा क्या। तो ट्रंप ने अभी एक जीनियस एक्ट निकाला है। वो जीनियस एक्ट, इट इज एक्चुअली इंजीनियस। आप देखेंगे तो उनका कहना है कि वो एक क्रिप्टो डॉलर लेकर के आएंगे, स्टेबल कॉइन। अब जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है स्टेबल कॉइन होता क्या है। स्टेबल कॉइन ये चीज़ है कि जैसे कि आपने फिजिकली यूएस डॉलर बैंक में ट्रांसफ़र किए, और जो स्पॉन्सर है, जो इशू कर रहा है क्रिप्टो डॉलर, उसको आपने बैंक से पैसे दिए, उसने आपको एक डिजिटल टोकन दिया। वो टोकन जो है इज कॉल्ड स्टेबल कॉइन, दैट विल डिनोट वन वैल्यू ऑफ डॉलर। सो वन वैल्यू ऑफ डिजिटल टोकन और कॉइन इज इक्वल टू द फिजिकल $1। अब उसका पेग मेंटेन कैसे होगा $1? तो अभी जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है टेदर, जो इशू करती है यूएसडीटी। दे हैव इन एक्सेस ऑफ $100 बिलियन। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो फिजिकल कैश आता है उससे यूएस ट्रेजरी खरीद लेते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं। हमने पहले आपको दिखाया था कि चाइना, जापान, दे ऑल आर डंपिंग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। सो अभी दे आर नॉट एनफ फॉरेन गवर्नमेंट्स हु आर विलिंग टू बाय यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। सो जीनियस एक्ट ये करता है कि अगर हम कुछ अप्रूव करके कुछ स्टेबल कॉइन इशू करते हैं यूएस डॉलर क्रिप्टो में, तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम जितना भी डॉलर हम इशू करेंगे एज अ स्टेबल कॉइन, वो बाय डिफॉल्ट हमारी यूएस ट्रेजरी को खरीदने आ जाएंगे। तो हमारे एक इनहेरेंट इनबिल्ट बायर्स हो जाएंगे। अब ट्रंप के जो बेटे हैं एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उन लोगों ने ऑलरेडी कंपनी खोल करके बैठ गए हैं, उसका नाम है लिबर्टी फाइनेंशियल, और वो स्टेबल कॉइन इशू करना शुरू कर दिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली अपने फैमिली कंपनी को ही बढ़ावा देंगे, और जो भी लाइसेंस मिलना होगा, जो भी नॉर्म्स आएंगे, उन्हीं को ही मिलेंगे। लेकिन एक इसका डाउनसाइड है जो कोई भी नहीं आपको बता रहा है, कि जब भी डिजिटल हो जाता है टोकन, जैसे यूएसडीटी है,
अगर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होता है तो यूएसडीटी का एक एक टोकन के डिजिटल आइडेंटिफायर होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके डिजिटल वॉलेट में मान लीजिए $100 पड़ा हुआ है और वो सौ डॉलर किसी ड्रग मनी के डिजिटल वॉलेट के थ्रू आया है और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि सोर्स ऑफ मनी वॉज से नारकोटिक्स और टेररिज्म फंडिंग, और वहां से मनी वॉशिंग मनी लॉन्ड्रिंग होते होते आपके वॉलेट में पहुंच गया वो $100, तो वो उस टोकन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ दैट टोकन विल कंप्लीटली बी रेस्ट्रिक्टेड। तो होगा क्या कि आप ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना उसको यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल टोकन का एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि यूएस गवर्नमेंट जिसको चाहे जब चाहे वो डिजिटल टोकन किसी भी प्रिटेक्स्ट में, इनको तो कोई बहाना चाहिए, वो सारे डिजिटल टोकन को वो फ्रीज कर सकते हैं। तो उनको एक तो ये होगा कि वो आपके पैसे रख लेंगे, उससे उनकी डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाएगी, और दूसरा ये है कि जब मन चाहे वो डिजिटल टोकन को वो ब्लॉक कर देंगे तो वो पैसा ही बैलेंस शीट से ही उड़ जाएगा। तो एक तरह से डेट कम हो गया और वो आपके जो बैंक वाले डॉलर्स थे वो ऑलरेडी वो ले चुके हैं। तो इसका एक ये डाउनसाइड भी है जो कि लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब यूएस डॉलर का जो डिवैल्यूएशन होगा यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, वो कोई नहीं जानता है कि कैसे होगा, कब होगा। लेकिन एक बात तो ये सबको पता है कि स्मार्ट मनी कर क्या रहा है, वो गोल्ड लेते जा रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि वो यूएस की ट्रंप क्या डिसाइड करेगा और कैसे करेगा। एक बात तो बहुत क्लियर है कि डॉलर की वैल्यू घटती ही जाएगी, और ये पेस ऑफ डिक्लाइन जो है ये मोमेंटम पकड़ चुका है। मैं आपको एक जस्ट गोल्ड का एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। आई समराइज इट नाउ, विल एंड द वीडियो। बहुत लंबा हो गया है, मैं चाह नहीं रहा था कि इतना वीडियो हो, लेकिन आप इसको देख सकते हैं इस चार्ट को। ये यहाँ पे देखेंगे कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, यहाँ पे 1970 का गोल्ड वॉज एट $35। उसके बाद पेट्रो डॉलर आया यहाँ पे, फिर गोल्ड हाई ऑफ 870, इराक अफगानिस्तान वॉर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस है, यूरोजोन डेट क्राइसिस है, रशिया यूक्रेन वॉर है 2022 का, चाइनीज़ गोल्ड वॉल्स यहाँ पे आ चुके हैं। ये जो आप ये जो पूरा एक देख रहे हैं, जो ये ऊपर अभी गया है लास्ट 1 ईयर में गोल्ड, इट्स मिमिकिंग व्हाट हैपेंड इन 1980। बट द सिचुएशन फ्रॉम 1980 वर्सेस आवर प्रेजेंट सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। उस समय 1980 के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया था। उस समय जो फेड चेयरमैन थे वॉल्कर, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके उनके मॉनेटरी सिस्टम फिएट करेंसी में एक वापस एक कॉन्फिडेंस लेकर आ गए थे। 2008-9 में भी हमने देखा कि जब 2011 में गोल्ड का प्राइस बढ़ा था तो अगेन सम कॉन्फिडेंस वाज रेस्टोर्ड। लेकिन अब जो है वो अब कोई भी, किसी के पास भी कोई कॉन्फिडेंस बचा नहीं है कि ना तो यूएस गवर्नमेंट पे कोई ट्रस्ट है, ना कोई कॉन्फिडेंस है, ना तो प्रेसिडेंट पे कोई ट्रस्ट है। तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है, द प्रेजेंट शेप एंड फॉर्म इज अंडर सिवियर थ्रेट। तो गोल्ड होगा क्या, क्या प्राइसेस होंगे? आपने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लंबे लंबे प्रोजेक्शंस देखे हैं, बट मेरे से अगर आप पूछोगे तो गोल्ड का प्राइस कुछ भी हो सकता है। अगर आज 3,800 पे डॉलर पे है, $3,800 एंड 1,18,000 रुपीज़, ये यहाँ से 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स कुछ भी हो सकता है। और इसमें आपको ये अचंभा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि डीवैल्यूएशन जब होएगा और किस पेस पे होगा ये किसी को नहीं पता है। सो द फिएट करेंसी की जो वैल्यू है वो इज अंडर सिवियर थ्रेट, एंड द मनी एज वी नो इट, हम लोग की जनरेशन पिछले 100 साल से तो यही देख रहे हैं ना भाई, कि नोट है, रुपया है, डॉलर है, इसी को मनी मानते हैं। बट वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द रियल मनी, एंड द रियल मनी इज गोल्ड। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? जो आपके पास गोल्ड रखा हुआ है, इंडियंस के पास हमेशा से गोल्ड रहा है, मेरे हिसाब से आपको बेचना नहीं चाहिए।
स्टॉक्स वगैरह हैं, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट आजकल लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी है। लेकिन मैं आपको जाते जाते मैं आपको स्टॉक मार्केट की भी वैल्यू बताते जाऊंगा प्राइस्ड इन गोल्ड। तो शायद आपका भी एक नज़रिया बदलेगा स्टॉक मार्केट की तरफ से कि इस समय हम स्टॉक मार्केट से पूरा पैसा निकाल करके गोल्ड और सिल्वर ले सकते हैं कि नहीं। ये मैं आप पे छोड़ूंगा, बट मैं इतना एविडेंस ज़रूर दे दूंगा आपको कि ये मूव करना चाहिए। ये देखिए डाउ जोन्स का चार्ट है ये। दिस इज फ्रॉम 1900। 1900 से ये चार्ट है और आज लाइफ टाइम हाई पे है गोल्ड। अगर हम, सॉरी, डाउ जोन्स नॉट गोल्ड, अगर इसको हम गोल्ड के हिसाब से प्राइस करें, ये तो डॉलर्स में हो गया ना, तो लेट्स प्राइस इट इन गोल्ड। गोल्ड में प्राइस करने से डाउ जोन्स का चार्ट ऐसा दिखता है। और आज का जो लेवल है प्राइस इन गोल्ड, इट इज द सेम लेवल एज इट वाज इन 1930। सो आई मीन ठीक है, बीच में लोगों ने पैसा कमाया है, डिविडेंड्स भी आए होंगे, बट इफ यू आर प्योरली प्राइसिंग इट इन गोल्ड, सो डाउ जोन्स इज एट द सेम लेवल वाज इट वाज इन 1930। आपको मैं दूसरा चार्ट दिखाता हूं, ये सेंसेक्स का चार्ट है। ये बड़ा सुंदर चार्ट है ये भी। 19, सॉरी ये तो रुपी का चार्ट हो गया। मैं आपको या सेंसेक्स का चार्ट है 1979 1980 से लाइफ टाइम हाई के अराउंड ऑलमोस्ट चल रहा है सेंसेक्स भी, इफ यू कंपेयर इट फॉर द लास्ट 40-45 ईयर्स। व्हेन सेंसेक्स इज प्राइस्ड इन गोल्ड, इट्स एट द सेम लेवल एज 1995। और आपको रुपए का चार्ट देखना है, ये 1973 से है। उस समय इट वॉज क्लोज टू अराउंड 8-9 रुपीज और आज 90 रुपीज पे है। सो लाइक सिंस इंडिपेंडेंस रुपी इज डेप्रिशिएटेड ऑलमोस्ट 99% अगेंस्ट द डॉलर और घटते ही जा रहा है। तो आप रुपए में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर में आपका सिर्फ रुपए में है। दो चीज़ों का थ्रेट है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज का कि रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में घटेगी, और दूसरा डॉलर की वैल्यू गोल्ड के सामने और घटेगी। तो गोल्ड और सिल्वर आपको ये एक नेचुरल हेज देते हैं, एक तो रुपए के अगेंस्ट में कि रुपया घटता है तो सोना बढ़ेगा, डॉलर घटता है तो भी सोना बढ़ेगा। आज का सेशन बहुत लंबा हो गया। अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ वैल्यू दिखी होगी इस प्रेजेंटेशन में या आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी होगी तो मत कीजिएगा। और अगर अच्छा होगा तो अपनी फैमिली को बताइएगा, फैमिली मेम्बर्स को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, शायद किसी का कोई भला हो जाए, क्योंकि अगले आने वाले कुछ साल काफ़ी ख़तरनाक होने वाले हैं हम लोगों के लिए। और इससे किसी के भी सेविंग्स या किसी के भी कुछ असर पड़ता है तो उससे लोगों का फ़ायदा ही होगा। मैं पिछले 3 साल से 2022 से जब से यूक्रेन वॉर हुआ है तब से मैं अपने जितने भी दोस्तों को जानता हूँ उनको यही बोला है कि गोल्ड ले लो। पहले मैं स्टॉक मार्केट में था, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग देखते होंगे कि पहले CNBC NDTV प्रॉफिट में आता था मैं, फिर उसके बाद से मैं काफ़ी पब्लिक लाइफ से काफ़ी हट गया था मैं। तो मेरे एक दोस्त है जिसने मेरे कहने पे लास्ट ईयर अक्टूबर में उसने अपने सारे म्यूचुअल फंड्स स्कीम सारे बेच दिए, SIP बंद कर दिया स्टॉक मार्केट का, और उसने सब चीज़ कन्वर्ट कर लिया गोल्ड में। अब वो अपनी मंथली सेविंग्स जो है वो SIP गोल्ड में ही करता है। तो उसी ने मेरे से कहा कि यार क्यों ना एक वीडियो बनाओ या फिर एक चैनल शुरू करो ताकि लोगों को कुछ पता चले इसके बारे में, क्योंकि तुम्हारी एनालिसिस थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्ट हैं मार्केट में। तो मैंने ये सोच करके ये वीडियो बनाया, और इसका नेक्स्ट वीडियो मैं सिल्वर का बनाऊंगा और आने वाले कई टॉपिक्स पे भी बनाऊंगा। मेहनत बहुत लगती है इसको, मेरे को रिसर्च को प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगा है। तो अगर आपको वंस अगेन कुछ वैल्यू दिखे तो इसका कुछ, अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो इससे एक अच्छा मोटिवेशन आता है।
बाकी आपके ऊपर। नमस्ते।